अपन ने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में कंपैरेटिव स्टडी की। अब अपन आरबीसी को, डब्ल्यूबीसी को थोड़ा डिटेल में देखें तो आरबीसी लाल रक्त कणिका, ये जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं इनकी अपन ने अभी संख्या देखी थी कि लगभग 45 लाख से 55 लाख तक होती हैं। आरबीसी का जीवन काल लगभग औसतन 120 दिन का होता है और ये ऑक्सीजन परिवहन का कार्य करती हैं। आरबीसी जो होती हैं इनका निर्माण भ्रूणावस्था में, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं तो भ्रूणावस्था में इनका जो निर्माण होता है वो यकृत और प्लीहा के अंदर होता है। यकृत और प्लीहा, लीवर एंड स्प्लीन में होता है। जबकि वयस्क अवस्था एडल्ट स्टेज में आरबीसी का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा जिसे इंग्लिश में बोन मैरो कहते हैं, बोन मैरो के अंदर इनका निर्माण होता है। तो आपको वयस्क अवस्था में पूछा जाए या कुछ भी ना दे रखा हो तो वयस्क अवस्था के अंदर आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, भ्रूणावस्था में होता है यकृत और प्लीहा के अंदर। अपनी जो आरबीसी हैं इनका लाल रंग का कारण होता है हीमोग्लोबिन की वजह से लाल रंग की दिखाई देती हैं और हीमोग्लोबिन एक लाल रंग का श्वसनीय वर्णक है। ये लाल कलर का होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। ये जो हीमोग्लोबिन है इसके अंदर आयरन धातु पाई जाती है। ये प्रश्न पेपर में खूब पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो आयरन धातु। और आयरन धातु भी हीमोग्लोबिन के अंदर Fe+2 अवस्था में होती है। Fe+2 अवस्था को फेरस अवस्था कहते हैं। यह हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा देखी जाए तो हीमोग्लोबिन की नॉर्मल मात्रा पूछी जाए, सामान्य मात्रा लगभग 15 से लेकर के 18 ग्राम परसेंटेज तक होता है ये मेल के अंदर, जबकि फीमेल के अंदर लगभग 12 से 15 ग्राम परसेंटेज होता है। यानी एवरेज 15 ग्राम परसेंटेज के लगभग होना चाहिए। हीमोग्लोबिन का जो कार्य होता है, हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। यह ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करता है। और यदि एक हीमोग्लोबिन का अणु ये लगभग 4 ऑक्सीजन के अणुओं का परिवहन करता है, तो ऑक्सीजन के 4 अणुओं का परिवहन हीमोग्लोबिन का एक अणु करता है। इसी कारण हीमोग्लोबिन को श्वसनीय वर्णक कहते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट श्वसनीय वर्णक। तो हमारे ब्लड के अंदर पाए जाने वाला श्वसनीय वर्णक कौन सा हुआ? हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं का परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा देखी जाए तो लगभग 15 ग्राम परसेंटेज के लगभग होती है। हीमोग्लोबिन के अंदर धातु पूछे तो हीमोग्लोबिन में धातु आयरन होती है। आरबीसी का जो लाल कलर है वो इसी हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। अपने शरीर के अंदर जब आरबीसी बन जाती हैं तो बनने के बाद इनका संग्रह या प्लीहा के अंदर होता है, स्प्लीन के अंदर होता है। स्प्लीन हमारे शरीर की सबसे बड़ी लसीका गांठ का उदाहरण भी है। अपने शरीर के अंदर जो लसीका गांठ्स होती हैं, लिम्फ नोड्स होती हैं, उन लिम्फ नोड्स में सबसे बड़ी लिम्फ नोड्स का उदाहरण होती है प्लीहा। तो आपसे प्रश्न पूछे कि आरबीसी का कब्र स्थान किसे कहते हैं, तो आरबीसी का कब्र स्थान ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, या आपसे पूछे कि आरबीसी का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, ब्लड बैंक पूछे, या आरबीसी का सफाई कर्मी पूछे, स्कैवेंजर्स ऑफ आरबीसी, या आरबीसी का आपसे बूचड़ खाना पूछे, बूचड़ खाना, या आयरन का संग्रहालय पूछे, या आयरन का फिल्ट्रेशन संयंत्र पूछे। इस तरीके के यदि कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो इन सभी प्रश्नों का एक ही आंसर होता है, प्लीहा या स्प्लीन या तिल्ली, इसे तिल्ली भी कहा जाता है। यदि ऑप्शन में प्लीहा नहीं दिया गया है तो प्लीहा ऑप्शन में ना दे रखा हो तो आंसर यकृत करना पड़ेगा।
तो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आरबीसी की सर्वप्रथम मृत्यु अपघटन कहाँ होता है, तो आंसर स्प्लीन। यदि स्प्लीन ऑप्शन में नहीं दे रखा है तो आंसर लीवर चला जाएगा। तो आरबीसी का कब्रिस्तान, ब्लड बैंक या सफाई कर्मी या बूचड़खाना के नाम से कौन से अंग को माना जाता है, प्लीहा को। हमारे शरीर के अंदर यदि टोटल आरबीसी की संख्या में कमी हो जाए या ब्लड की कमी हो जाए तो इन सभी की कमी की वजह से एक डिजीज होता है जिसे एनीमिया कहते हैं। जैसे यदि पूछा जाए कि रक्त की कमी हो जाए तो क्या होगा, तो रक्त की कमी की वजह से पूछे, या पूछे कि आरबीसी की कमी की वजह से क्या होगा, या पूछे कि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से क्या होगा, या पूछा जाए कि आयरन की कमी हो जाए तो क्या होगा, तो आयरन की कमी से पूछे, या फोलिक एसिड की कमी से पूछे, क्योंकि फोलिक एसिड की यदि कमी हो जाती है तो आरबीसी मैच्योर नहीं हो पाती, या पूछा जाए कि विटामिन B12, ये विटामिन जो B12 है इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। एकमात्र विटामिन जिसके अंदर कोबाल्ट धातु पाई जाती है वो विटामिन B12 है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालेमिन, और साइनोकोबालेमिन की यदि किसी में कमी हो जाती है तो हमारी जो आरबीसी होती हैं उनकी साइज में वृद्धि हो जाती है। यदि आरबीसी की साइज नॉर्मल से बड़ी हो जाए तो उन्हें मैक्रोसाइट कहा जाता है। और यदि किसी के अंदर आयरन की कमी हो जाए तो आयरन की कमी की वजह से आरबीसी की साइज छोटी होती है। इन सभी प्रश्नों का आंसर एक ही होता है, अर्थात एनीमिया। और एनीमिया जो होता है उसी को बोलते हैं रक्त अरक्तता। रक्त अरक्तता। तो रक्त अरक्तता का कारण क्या हो सकता है, आरबीसी की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी, आयरन की कमी, फोलिक एसिड की कमी, विटामिन B12 की कमी। यदि शरीर के अंदर आयरन की कमी होती है तो हमारी जो आरबीसी हैं उन आरबीसी की साइज छोटी हो जाती है। जैसे नॉर्मल मनुष्य की आरबीसी की साइज देखी जाए तो 7.5 माइक्रोन की होती है, और यदि आयरन की कमी होगी तो साइज छोटी होगी। और आयरन की कमी की वजह से आरबीसी की साइज छोटी होती है, आरबीसी की साइज छोटी हो जाती है। इन्हें बोलते हैं माइक्रोसाइट, छोटी लाल रक्त कणिका। और यदि विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो विटामिन B12 की कमी की वजह से आरबीसी की जो साइज होती है वो बढ़ जाती है। इन्हें बोलते हैं मैक्रोसाइट, बड़ी आरबीसी। इसीलिए इनकी वजह से जो डिजीज होता है विटामिन B12 की कमी की वजह से उसे बोलते हैं परनीशियस एनीमिया। एनीमिया के टाइप अलग अलग हो जाते हैं। तो नॉर्मल सिंपल प्रश्न आरबीसी की कमी, रक्त की कमी या हीमोग्लोबिन कमी या फोलिक एसिड की कमी की वजह से पूछे तो एनीमिया। और आरबीसी का ब्लड बैंक, कब्रिस्तान आदि पूछा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, प्लीहा। और प्लीहा लीवर, प्लीहा ऑप्शन में नहीं दे रखा है तो आंसर आपका लीवर होना चाहिए। ऐसे इसी कड़ी में आगे देखें तो प्राणी जगत में सबसे जो बड़ी आरबीसी है, सबसे बड़ी आरबीसी पूरे जीव जगत के अंदर पूछे तो आंसर होगा एम्फियूमा। एम्फियूमा को कोंगो ईल भी कहा जाता है। कोंगो ईल ये एक एम्फीबियन या उभयचर जंतु है जिसके अंदर पूरे जीव जगत में सबसे बड़ी आरबीसी पाई जाती है। यदि आपसे पूछे कि स्तनधारियों में, मैमल्स में सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है, तो बड़ी आरबीसी स्तनधारियों के अंदर होती है एलिफेंट अर्थात हाथी की होती है। जबकि पूछे कि सबसे छोटी आरबीसी किसमें पाई जाती है, तो सबसे छोटी आरबीसी ये कस्तूरी मृग में पाई जाती है। कस्तूरी मृग मस्क डियर के अंदर पाई जाती है। ये पूरे जीव जगत के अंदर है, ये केवल स्तनधारियों में है। और सबसे छोटी आरबीसी ये कस्तूरी मृग के अंदर पाई जाती है। ये पूरे जीव जगत के अंदर है। ये ध्यान रहे कि स्तनधारी में पूछने पर आंसर हाथी को करना है। हमारी जो आरबीसी होती हैं लाल रक्त कणिकाएं हैं, इनका कार्य पूछे या हीमोग्लोबिन का कार्य, दोनों का काम क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का परिवहन। अपनी जो आरबीसी हैं, आरबीसी उनके अंदर स्तनधारियों में ना तो केंद्रक पाया जाता है ना माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है।
केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ही आरबीसी के अंदर एब्सेंट होते हैं, ये नहीं पाए जाते। यही वजह होती है कि जब आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता तो माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होने की वजह से आरबीसी के अंदर अनाक्षी श्वसन की क्रिया होती है। तो आरबीसी में कौन सा श्वसन होता है? अनाक्षी श्वसन। अनाक्षी श्वसन वह श्वसन होता है जिसके अंदर सामान्यतः ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं होती, अर्थात जो भी श्वसनीय क्रियाधर है उसका अपूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है। तो ये अनाक्षी श्वसन। हमारी रेखित पेशियों के अंदर भी अनाक्षी श्वसन की क्रिया होती है। ये जो केंद्रक है ये केंद्रक नहीं होता, लेकिन अपवाद हैं दो अपवाद, ऊंट और लामा। ऊंट और लामा ये ऐसे स्तनधारी जंतु हैं जिनके अंदर स्तनधारी जंतु जिनकी आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है, केंद्रक उपस्थित होता है। तो स्तनधारियों की जो आरबीसी होती है उसमें केंद्रक नहीं होता, लेकिन ऊंट और लामा दो ऐसे स्तनधारी जंतु हैं जिनकी आरबीसी के अंदर केंद्रक भी पाया जाता है। आगे चलकर देखें तो अपनी जो आरबीसी है इसकी सामान्यतः आकृति उभय अवतल होती है। आरबीसी की आकृति स्तनधारियों के अंदर उभय अवतल वाई कॉनकेव होती है। उभय अवतल की संरचना देखें तो उभय अवतल इस तरीके की आकृति होती है। यह उभय अवतल है, उभय अवतल वाई कॉनकेव। लेकिन कभी कभी इस उभय अवतल के स्थान पर आरबीसी की आकृति में परिवर्तन हो जाए तो आरबीसी की आकृति में परिवर्तन होकर आरबीसी हंसियाकार हो जाती है। इस हंसियाकार की वजह से सिकल सेल एनीमिया रोग होता है। हंसियाकार आकृति सिकल सेल। और यदि ऐसा हुआ है तो ऐसी आकृति होने पर जो रोग होता है उसे बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया का मतलब होता है आरबीसी की आकृति में परिवर्तन। स्तनधारियों की आरबीसी की सामान्य आकृति कैसी है? उभय अवतल बाइकॉनकेव। यदि इसके स्थान पर आकृति में परिवर्तन हो जाए तो उससे एनीमिया होगा, खून की कमी होगी, क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन का संग्रह कम मात्रा में हो पाता है, इसीलिए इसे सिकल सेल एनीमिया कहा जाता है। तो ये अपन ने मेन आरबीसी से रिलेटेड बातें पढ़ी। आगे देखते हैं WBC, श्वेत रक्त कणिका। आरबीसी और WBC दोनों में बेसिक डिफरेंस तो यही है कि आरबीसी लाल रंग की होती हैं क्योंकि हीमोग्लोबिन होता है, जबकि जो WBC होती हैं उनके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता, अतः वो रंगीन होती हैं, अर्थात उन्हें श्वेत रक्त कणिका कहा जाता है। अपनी जो आरबीसी है, आरबीसी के अंदर स्तनधारियों में केंद्रक नहीं होता, जबकि WBC के अंदर केंद्रक उपस्थित होता है। WBC मेनली इन्हें क्लासिफाई करें तो ये मेनली दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं कणिका युक्त, जिनके अंदर कोई ना कोई कणिका पाई जाती है, इसलिए इन्हें कणिका युक्त कहते हैं, अर्थात इन्हें ग्रेन्युलोसाइट कहा जाता है। दूसरी जो WBC हैं और वो उनमें कणिका नहीं पाई जाती, अर्थात वो कणिका रहित होती हैं। ये जो कणिका रहित हैं इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं एग्रेन्युलोसाइट। तो WBC मेनली दो प्रकार की, एक ग्रेनुलोसाइट, दूसरी एग्रेनुलोसाइट। ये जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं फिर ये इनके अंदर उपस्थित कणिका का अवरंजन किस प्रकार के अवरंजक एजेंट्स के द्वारा होता है उसके आधार पर ये तीन हो जाती हैं। एक न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल, दूसरी होती हैं वैसोफिल, वैसोफिल, और तीसरी होती हैं इओसिनोफिल। इओसिनोफिल होती हैं उन्हीं को बोलते हैं एसिडोफिल, एसिडोफिल। तो ये तीन प्रकार की होती हैं, एक न्यूट्रोफिल्स, एक वैसोफिल्स, एक इओसिनोफिल्स या एसिडोफिल, क्योंकि इनका जो अवरंजन होता है वो न्यूट्रल्स या उदासीन अवरंजक के द्वारा होता है, इनका क्षारीय के द्वारा होता है, इनका अम्लीय के द्वारा होता है। इधर देखें तो ये जो WBC हैं एग्रेनुलोसाइट, ये फिर दो प्रकार की होती हैं, एक होती हैं मोनोसाइट और एक होती हैं लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट।
इनकी यदि मात्रा पूछी जाए कि सबसे ज़्यादा हमारे ब्लड के अंदर पाई जाने वाली WBC कौन सी है, तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज में ये न्यूट्रोफिल्स होती हैं। न्यूट्रोफिल्स अप्रोक्स टोटल पार्ट का लगभग 65 से लेकर 70% तक होती हैं, अर्थात संख्या में सबसे ज़्यादा। तो हमारे ब्लड के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जो WBC हैं वो कौन सी हो गई? न्यूट्रोफिल्स। यदि सबसे कम पूछा जाए तो सबसे कम 0.5 से लेकर के 1% तक पाई जाती हैं वैसोफेज। ये वैसोफेज सबसे कम होती हैं। इन दो को न्यूनतम पाई जाती हैं, इन दो को याद रखें, बाकी को याद रखने की जरूरत नहीं है। ये लगभग 1 से लेकर 4% तक होती हैं, 5 to 10% हो सकती हैं, और ये अप्रोक्स 20 to 25% होती हैं। तो सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स और सबसे कम वैसोफिल्स होती हैं। इनकी यदि आकृति देखी जाए तो इनकी आकृति में न्यूट्रोफिल्स में केंद्रक के अंदर पालियों की संख्या, लोब्स की संख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है, अर्थात इसके अंदर लगभग केंद्रक में 5 से लेकर 7 पाली तक हो सकती हैं। ये न्यूट्रोफिल्स की संरचना है। इन केंद्रक की जो पाली हैं, ये जो लोब्स हैं, गुंडी हैं, इनकी जब काउंटिंग की जाती है तो इनकी काउंटिंग को बोलते हैं आर्नेथ काउंट। कौन सा काउंट कहेंगे उसे? आर्नेथ काउंट। तो आर्नेथ काउंट का अर्थ होता है न्यूट्रोफिल्स के अंदर उपस्थित केंद्रक की पालियों की संख्या को गिनना। ये प्रश्न महिला सुपरवाइजर के अंदर भी पूछा गया था। महिला सुपरवाइजर 2019 के पेपर में ही पूछा गया था कि आर्नेथ काउंट क्या है। तो आर्नेथ काउंट का मतलब होता है कि न्यूट्रोफिल्स के केंद्रक में जो लोब्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं, उनकी संख्या की जब काउंटिंग की जाती है उसे बोलते हैं आर्नेथ काउंट। ये जो न्यूट्रोफिल्स हैं, इन्हीं की ये साइज की दृष्टि से सबसे छोटी होती हैं, साइज में सबसे छोटी होने के साथ साथ ये भक्षक प्रकृति की भी होती हैं, फैगोसाइटिक नेचर की होती हैं। इसी कारण भक्षक प्रकृति की होने की वजह से इन्हें माइक्रोपुलिसमैन कहा जाता है। क्या बोलते हैं इनको? माइक्रोपुलिसमैन। तो हमारे ब्लड के अंदर माइक्रोपुलिसमैन किसे कहते हैं? न्यूट्रोफिल्स को। ये जो न्यूट्रोफिल्स हैं ये साइज में सबसे छोटी हैं, जबकि सबसे बड़ी WBC होती हैं मोनोसाइट, माइक्रोपुलिसमैन के नाम से जानी जाती हैं। इनका मुख्यतया काम होता है हानिकारक जीवाणु हो या वायरस हो या अपशिष्ट पदार्थ हो, वायरस या अपशिष्ट पदार्थ आदि का भक्षण करने का काम करती हैं। तो ये इन सभी का भक्षण करती हैं। इनकी संख्या यदि ज़्यादा है तो इसका अर्थ होता है कि किसी भी प्रकार के पस इन्फॉर्मिंग इन्फेक्शन हो सकते हैं या मवाद वाले इन्फेक्शन में इनकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है। तो न्यूट्रोफिल्स परसेंटेज में सबसे ज़्यादा हैं। केंद्रक में पाली, घुंडी सबसे ज़्यादा होती हैं। इन केंद्रक की पालियों को जब गिनते हैं तो उसे आर्नेथ काउंट कहते हैं। ये साइज में छोटी लेकिन भक्षक प्रकृति की होने के कारण इन्हें माइक्रोपुलिसमैन कहा जाता है। इनका काम होता है हानिकारक जीवाणु, वायरस या कोई भी अपशिष्ट पदार्थ या फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उन सभी को भक्षक क्रिया, फैगोसाइटोसिस की क्रिया के द्वारा ये नष्ट करती है। इसी कारण इन्हें माइक्रोपुलिसमैन कहते हैं। इनकी संख्या मवाद वाले इन्फेक्शन में सामान्यतया बढ़ जाती है। इनकी जो सरफेस है, इस सरफेस पर एक स्पेशल प्रकार की संरचना होती है, एक ड्रम लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। उस ड्रम लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं बार बॉडी। इनकी सरफेस पर एक संरचना पाई जाती है, उसे बोलते हैं बार बॉडी। ये जो बार बॉडी है इसका उपयोग किया जाता है लिंग परीक्षण में। तो सिंपल प्रश्न पूछा जाए कि लिंग परीक्षण करने के लिए सामान्यतः कौन सी WBC का यूज किया जाता है, तो कौन से WBC का? न्यूट्रोफिल्स का। सबसे ज्यादा परसेंटेज में भी न्यूट्रोफिल्स। माइक्रोपुलिसमैन के नाम से कौन सी WBC को जाना जाता है? न्यूट्रोफिल्स को। दूसरी देखते हैं वैसोफेज। ये जो वैसोफेज हैं इनके अंदर केंद्रक की आकृति एस शेप होती है। एस आकृति का केंद्रक पाया जाता है। ये न्यूनतम पाई जाने वाली WBC हैं। इनके द्वारा 3 पदार्थ सीक्रेट किए जाते हैं। एक पदार्थ होता है हेपेरिन।
हेपेरिन, हेपेरिन वही है जो शरीर के अंदर अचानक रक्त का थक्का बनने से रोकता है, तो इसे एंटीकोगुलेंट कहते हैं, रक्त प्रतिस्कंदक कहते हैं। दूसरा पदार्थ इनसे स्रावित होता है वो है हिस्टामीन। हिस्टामीन, ये जो हिस्टामीन है इसका काम होता है हमारी रक्त वाहिकाओं को प्रसारित करना, अर्थात ये वैसोडाइलेटर का काम करता है। ऐसे पदार्थ जो रक्त वाहिकाओं को फैला देते हैं उन्हें वैसोडाइलेटर कहते हैं। तो रक्त वाहिकाओं को फैलाकर एलर्जी के प्रति रेस्पॉन्स दिलवाने में हिस्टामीन का रोल होता है। और तीसरा पदार्थ इनसे स्रावित होता है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन ये रक्त वाहिनियों को संकुचित करने का काम करता है। तो रक्त वाहिनियों को संकुचित करने का काम कौन करता है? सेरोटोनिन। इसका वास्तव में काम है जब शरीर के अंदर कोई चोट लग जाती है तो उस टाइम पर रक्त वाहिनियों को संकुचित करके रक्त का थक्का बनाने में मदद करना। तो रक्त का थक्का बनाने में मदद करना या रक्त वाहिनियों को संकुचित करना सेरोटोनिन। रक्त वाहिनियों को फैलाना हिस्टामीन, और हेपेरिन का काम रक्त का अचानक थक्का बनने से रोकना। ये तीनों जो पदार्थ हैं, सब्सटेंस हैं, ये कौन सी सेल से सीक्रेट होते हैं? वैसोफिल्स। और वैसोफिल्स के केंद्रक की आकृति एस शेप होती है। ये वास्तव में हमारे जो कनेक्टिव टिश्यू हैं, संयोजी ऊतक हैं, उनकी मास्ट कोशिकाओं के समान दिखाई देती हैं, क्योंकि मास्ट कोशिका के अंदर भी एस आकृति का केंद्रक होता है। यह है वैसोफिल्स। ये जो वैसोफिल्स हैं इनके केंद्रक के अंदर पाली लगभग 2-3 के लगभग हो सकती हैं। ये जो इयोसिनोफिल्स हैं इनकी यदि किसी भी व्यक्ति के अंदर संख्या में वृद्धि हो जाती है उसे बोलते हैं इयोसिनोफिलिया। इयोसिनोफिलिया। तो इयोसिनोफिलिया का मतलब होता है इयोसिनोफिल्स की संख्या में वृद्धि, इयोसिनोफिल्स की संख्या का बढ़ना। ये इयोसिनोफिलिया की कंडीशन एलर्जी में हो सकती है। यदि किसी को किसी भी प्रकार की एलर्जी है तो उसमें इयोसिनोफिलिया की कंडीशन होगी या इयोसिनोफिल्स की संख्या ज़्यादा होगी। या हो सकता है कि उस आदमी के अंदर अस्थमा हो, अस्थमा की अवस्था में भी इनकी संख्या बढ़ जाती है। या हो सकता है कि उसके शरीर के अंदर किसी भी प्रकार के अंतःपरजीवी का इन्फेक्शन हो। तो अंतःपरजीवी एंडोपैरासाइटिक इन्फेक्शंस होते हैं, उनमें भी इनकी संख्या में वृद्धि होती है। एलर्जी में भी इनकी संख्या बढ़ जाती है, अस्थमा में भी इनकी संख्या बढ़ जाती है। एंडोपैरासाइट जैसे कि किसी को एस्केरिस का इन्फेक्शन हुआ है, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडस की वजह से एस्केरिसिस रोग हो सकता है, या टीनिया सोलियम की वजह से टीनियसिस रोग हो सकता है, या किसी भी ड्रैकनकुलस मेडियंसिस का इन्फेक्शन हो सकता है, या एंटीरोबियस का है। तो कोई भी एंडोपैरासाइट का इन्फेक्शन होगा तो उसके ब्लड की जांच करने पर इयोसिनोफिल्स की संख्या बढ़ी हुई मिलेगी, और इनकी संख्या का बढ़ना ही क्या कहलाता है? इयोसिनोफिलिया। तो ये अपन ने पढ़ा न्यूट्रोफिल्स, वैसोफिल्स और इयोसिनोफिल्स के बारे में। अब देखते हैं मोनोसाइट। ये जो मोनोसाइट्स हैं, ये मोनोसाइट आकार में सबसे बड़ी WBC होती हैं। इन मोनोसाइट्स के केंद्रक की आकृति किडनी की आकृति की होता है। किडनी शेप न्यूक्लियस पाया जाता है, और ये वृक्काकार जो न्यूक्लियस है इसका पाया जाना मोनोसाइट्स का लक्षण भी है। ये आकार में कैसी सेल होती हैं? सबसे बड़ी। तो साइज में सबसे बड़ी होती हैं। ये भी भक्षक प्रकृति की होती है, फैगोसाइटिक नेचर की होती हैं। इन्हीं सेल्स को मैक्रोप्लिस्मेन कहा जाता है। इन्हीं को क्या बोलते हैं? मैक्रोप्लिस्मेन। तो मैक्रोप्लिस्मेन मोनोसाइट और माइक्रोप्लिस्मेन न्यूट्रोफिल। साइज में सबसे छोटी न्यूट्रोफिल और साइज में सबसे बड़ी मोनोसाइट। ये भी भक्षक प्रकृति की है। न्यूक्लियस में हल्का सा फर्क होता है। अलग अलग जगह पर इन्हीं भक्षक कोशिकाओं को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे जब अपने लीवर के अंदर इन्हीं सेल्स को पढ़ते हैं तो लीवर में इनका नाम कुफर्स सेल पड़ जाता है। यदि अपन लंग्स पढ़ते हैं तो लंग्स के अंदर इन्हीं को डस्ट सेल कहा जाता है। ऐसे ही थाइमस ग्रंथि पढ़ते हैं तो उसके अंदर हेसल्स कार्पसल्स के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो ये भक्षक प्रकृति की सेल होती हैं।
आगे देखते हैं तो लिम्फोसाइट, ये जो लिम्फोसाइट्स हैं इनका न्यूक्लियस सबसे बड़ा होता है। न्यूक्लियस एकदम गोलाकार है, स्फेरिकल राउंड है और पूरी तरीके से अधिकांश कोशिका के भाग को घेर कर रखता है। इनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो साइज में सबसे बड़ा गोलाकार, जबकि जो साइटोप्लाज्म होता है कोशिका द्रव्य वो नाम मात्र का पाया जाता है या परिधीय भाग में पाया जाता है। तो सबसे बड़ा केंद्रक लिम्फोसाइट्स का होता है। ये जो लिम्फोसाइट्स हैं इनका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। ये कहाँ बनती हैं? अस्थि मज्जा बोन मैरो के अंदर बनती हैं। और जब ये बोन मैरो में बनती हैं और मैच्योर भी बोन मैरो में होती हैं तब इनका नाम पड़ जाता है बी लिम्फोसाइट। और यदि ये बनती हैं बोन मैरो अस्थि मज्जा में और इनका परिवर्तन थाइमस ग्रंथि में होता है तब इन्हीं का नाम पड़ जाता है टी लिम्फोसाइट। तो ऐसे करके ये दो प्रकार की हो जाती हैं, एक बी लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट का निर्माण और परिवर्तन दोनों ही कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, जबकि टी लिम्फोसाइट का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है जबकि परिवर्तन थाइमस ग्रंथि में होता है। ये जो बी लिम्फोसाइट्स हैं ये एंटीबॉडी निर्माण का कार्य करते हैं। तो ये अपन ने कंपैरेटिव स्टडी देखी न्यूट्रोफिल्स, वैसोफिल्स और इओसिनोफिल्स के बारे में। इनके बाद देखते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो नॉर्मल काउंट में लगभग 2 लाख से लेकर के 4 लाख तक हो सकती हैं। प्लेटलेट्स जो होती हैं उनका वास्तव में काम होता है रक्त का थक्का बनाना, जबकि जो WBC हैं इनका काम होता है हानिकारक जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं उनसे सुरक्षा करने का काम करती हैं। और RBC का काम होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। प्लेटलेट से रिलेटेड ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते। प्लेटलेट्स को ही बोलते हैं बिंबाणु, इन्हीं को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। ये जो प्लेटलेट्स हैं ये साइज में सबसे छोटी रक्त कणिका भी होती हैं। ये सामान्यतया रक्त का थक्का बनाने का काम करती हैं। और इन प्लेटलेट्स के निर्माण की जो क्रिया होती है उसे अपन ने पहले ही टेबल में लिख रखा है, उसे बोलते हैं थ्रोम्बोपोइसिस। और यदि इनकी जो संख्या है वो संख्या नॉर्मली 2 लाख से 4 लाख एवरेज होती है प्रति इकाई घन आयतन के अंदर। इनकी संख्या में यदि कमी होती है तो इनकी संख्या में कमी को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब होता है प्लेटलेट्स की संख्या में कमी होना। ये डेंगू जैसे चिकनगुनिया है, डेंगू है, इस तरीके के जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं इनमें इनकी संख्या घट जाती है। तो ये अपन ने ब्लड के बारे में पूरा अध्ययन किया। ब्लड के अंदर प्लाज्मा पार्ट पढ़ा, प्लाज्मा के साथ उसके रक्त कणिकाओं के बारे में पढ़ा। रक्त कणिकाओं में हमने 3 पढ़ी थी, एक RBC, एक WBC और एक प्लेटलेट। तीनों का कंपैरेटिव टेबल बनाई, उनको RBC WBC को थोड़ा डिस्क्राइब करके पढ़ा। ये अभी इसके आगे चल कर के रक्त परिसंचरण तंत्र में तीसरा जो घटक है वो आता है हार्ट के बारे में, जिसे अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू।